हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस का, तो वो सारा एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा। तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो 4 पार्ट में हमारा सिलेबस डिफाइन है, उसी के हम एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो आज जो भी पेपर दोपहर की शिफ्ट में देने जाएगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कल परसों जब भी वो एग्जाम देगा उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब पारित किया गया? तो आप सभी बताइए कब पारित किया गया। तो इसका आंसर है 5 जुलाई 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कौन सा खाद्य पदार्थों को सस्ते दरों पर दिए जाते हैं? तो इसमें से आंसर क्या है जो सस्ते दरों पर आपको खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं? चावल, गेहूं और मोटा अनाज, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसमें चावल आपको 3 रुपये केजी पर केजी आपको मिलेगा, गेहूं 2 रुपये पर केजी मिलेगा, और आपका मोटा अनाज 1 रुपये पर केजी मिलेगा। तो याद रखना है, ये सभी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक परिवार को प्रति माह कितनी मात्रा में खाद्यान्न मिलता है? तो अगर परिवार को पूछा जाता है तो 35 केजी इसके अंतर्गत दिया जाता है। प्रति व्यक्ति पूछा जाता है तो 5 केजी दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति 5 केजी दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसका आंसर। ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 80% है वो लाभार्थियों की टोटल संख्या कितनी है? 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो अतिरिक्त लाभ मिलता है। तो अतिरिक्त लाभ किसका मिलता है? आप सभी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रियायती दर पर खाद्यान्न के अतिरिक्त अंडे और दूध का पोषक तत्व, ये अतिरिक्त गर्भवती महिला को प्रदान किया जाता है, परंतु मध्य प्रदेश में ये सब नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर राज्य में कौन सा कार्यक्रम लागू है? तो हर राज्य में जो खाद्य सुरक्षा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम है वो लागू है, और 1997 से लक्षित पीडीएस सिस्टम चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका आंसर आपको टिक करना है। तो उसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को क्या जिम्मेदारी दी गई है? तो राज्य सरकारों को क्या जिम्मेदारी दी गई है? आपकी राशन की वितरण करना भी दिया गया है, लाभार्थी का चयन दिया गया, और गुणवत्ता की जांच करना। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसे खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया? केवल गरीब परिवार को, सभी नागरिकों को, केवल महिला और बच्चों को? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल गरीब परिवारों को इसकी सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। सॉरी, सभी नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन है तो सभी नागरिकों को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी हैं? तो 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या। तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आप बताइए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों की स्वास्थ्य समस्या की पहचान और उपचार है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महिला को सशक्तिकरण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार देना, या फिर अधिकारों का ज्ञान देना, या महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी सभी चीजें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजना लागू है वो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 की योजना है। कब की? 22 जनवरी 2015 की योजना है। नेक्स्ट है आपकी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण विकास का कार्यक्रम को लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो केवल सरकारी अस्पतालों में सुधार करना, या महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, या फिर शिक्षा के स्तर में सुधार करना, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। सॉरी, इसका आंसर है महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने का है। ठीक है, बी।
भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका उद्देश्य उनका पोषण सुधारना है। तो ये है राष्ट्रीय पोषण मिशन, जो 2018 से चलाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, पोषण की व्यवस्था की जाती है, और 5.0 पोषण मिशन है वो आपका 2023 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बच्चों और महिलाओं के लिए किस प्रकार का खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं? तो बच्चे और महिलाओं के लिए जो खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं, पीडीएस सिस्टम के पोषण आहार जैसे अंडे और दूध और हरी सब्जियां ये वितरित की जाती हैं। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं को कितने दिन का अवकाश मिलता है? तो आप सभी बताइए, ये है 90 दिन, यानी 3 महीने का महिला को अवकाश मिलता है मातृत्व लाभ के तहत 90 दिन का। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला हेल्पलाइन, आंगनवाड़ी योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो योजना शुरू की है उसकी आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के लिए किस संस्था का गठन किया गया है जो उसकी शिक्षा और विकास में सहायता करता है? तो राष्ट्रीय विकलांग प्राधिकरण संस्था है जो बच्चों की जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उनको सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत में दिव्यांग बच्चों और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के तहत कौन सा कानून लागू है? तो आप सभी बताइए वो कानून कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, समान अवसर अधिकार और सामाजिक समावेश अधिनियम 2016। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग अधिनियम अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2016 का अधिनियम है और 2016 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के दौरान किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो आप सभी बताइए, इसके जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, उनके लिए कौन सी जो सुविधा प्रदान की जाती है? तो विशेष शिक्षक और विशेष कक्षाएं और सहायक तकनीकी की सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके? ये है सक्षम योजना, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है इनके विकास के लिए। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों को सामाजिक सुधार और सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना को लागू किया है? तो दिव्यांग सहायता योजना है भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सहायता और सुरक्षा के लिए प्रदान की गई है। कौन सा कार्य दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को सभी तरह की शिक्षा देना, यानी बच्चे के विकास के लिए। तो दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में शिक्षा देना समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा सहायक उपकरण भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या सभी? ये सभी चीज़ें भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिव्यांग बच्चों को सहायक शिक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो समावेशी शिक्षा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट गर्भवती महिलाओं से संबंधित प्रश्न भी अपन करने वाले हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रीनेटल देखभाल एंड पेरेंटल जो प्रीनेटल केयर का महत्व क्या है? तो बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए, गर्भवती महिलाओं की मानसिक स्थिति क्या करना है? सुधारने के लिए, और गर्भावस्था के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आप सबको पता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है? फॉलिक एसिड, जो बच्चे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा गर्भवती महिला को आवश्यक होती है। गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित वजन बढ़ने की सीमा क्या होनी चाहिए? 9 से 11 किलो है सुरक्षित जो वजन बढ़ता है उसकी मात्रा होती है। गर्भवती महिला को किस प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? तो जो गर्भवती महिला होती है हल्का, ताजे और फल और सब्जियों का आहार होता है वो महिला के लिए अच्छा होता है। साथ में और उच्च प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार, मतलब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा तो उच्च प्रोटीन होनी चाहिए और कैल्शियम से भरपूर आहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए किस समय तक आयरन और कैल्शियम की गोलियों का सेवन करना चाहिए? तो गर्भावस्था के पूरे समय तक वो आयरन और कैल्शियम का सेवन करेगी, क्योंकि ये दोनों तत्व बच्चे के विकास के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। आयरन की डिफिशियंसी से बच्चा एनीमिक हो जाएगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी से बच्चे को क्या हो जाएगी? हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को किस प्रकार के शारीरिक गतिविधि की सलाह दी जाती है? तो हल्की शारीरिक गतिविधियां उसे करना जरूरी है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका जरूरी है? तो टिटनेस का टीका गर्भवती महिला के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय महिला को ज़रूरत होती है टिटनेस और डिप्थीरिया की। गर्भवती महिला को किस प्रकार की दवा से बचना चाहिए? केवल दर्द निवारक दवाओं से या एंटीबायोटिक दवाओं से, हार्मोनल दवाओं से? ये सभी दवाओं से महिला को क्या है? बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार ही उसे सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त पानी पीने का क्या महत्व है? तो पर्याप्त पानी पीने का जो महत्व है, शरीर में पानी की कमी को रोकना और रक्त प्रवाह को स्वस्थ बनाने का लिए पानी उसे पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो हमारे 2012 में बीजिंग में बैठक हुई थी, उसमें निर्धारित किए गए थे, और 15 से 2030 तक हमें इन्हें प्राप्त करना है। यानी 15 से 30 तक का टाइम समय रखा गया था आपका, कितने सालों में हम इन्हें प्राप्त कर लेंगे। 2012 में बीजिंग में मीटिंग हुई थी, सॉरी ब्राज़ील में, वहाँ पर ये आपने निर्धारित किए थे ब्राज़ील में। ठीक है, 2015 से 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है, यानी 30 तक टारगेट रखा गया है। और इसमें हमारे जो 17 गोल हैं, ठीक है, और 169 दृष्टिकोण है जो पूछा जा सकता है आपसे। 17 गोल आपको याद होना चाहिए। पहला गरीबी, दूसरी भुखमरी है। ठीक है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता करना, यही इसकी डेफिनेशन है। वर्तमान में जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुए हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या है? संसाधनों को बचा के रखना है। जैसे हमें, अगर हम कोल प्रोडक्शन है का सबसे ज़्यादा हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मतलब हमने पूरा ही इस्तेमाल कर लिया, तो भविष्य में जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके लिए क्या बचेगा? तो हमें इस तरह से प्रयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ठीक है। नेक्स्ट, सतत विकास के कितने प्रमुख आयाम हैं? आयाम हमारे 3 हैं। ठीक है, आयाम कितने हैं? 3 है। आर्थिक है, सामाजिक और पर्यावरण। इन 3 आयामों के आधार पर हमने गोल डिसाइड किए हैं। सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं? ये वही पूछ लिया। आर्थिक है, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, ये हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, सेकंड नंबर हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य को किस संस्था ने अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य को अपनाया है। सतत विकास लक्ष्य का कुल संख्या कितनी है? तो 17 है, यानी 17 आपके सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या है, पूछी जा सकती है। सतत विकास का पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या है? तो इसका जो दृष्टिकोण है क्या है? इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और उपयोग और पर्यावरण संरक्षण करना, ये है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है? तो आप सभी इसमें बताइए कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 13वां जो लक्ष्य है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत विकास के दृष्टिकोण को समानता का क्या महत्व है? समानता का अर्थ है महिला और पुरुषों के बीच अवसर की समानता से है। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सतत विकास की दिशा में किस योजना को लागू किया है? तो जल जीवन मिशन है। हर घर तक हमें क्या पहुंचाना है? जल की व्यवस्था करना है। सबसे मध्य प्रदेश में अगर हर घर जल योजना में अगर पहला कोई जिला है तो वो बुरहानपुर है, बुरहानपुर। और सेकंड पूछा जाए तो निमाड़ी। याद रखना है ये दोनों जिलों को। हर घर नल से जल पहुंचाने में ये प्रथम है, तो ये सभी पूछा जा सकता है। ठीक है। सतत विकास के संदर्भ में हरित क्रांति का क्या उद्देश्य है? यह है कृषि उत्पादन और वृद्धि और पर्यावरणीय। हरित क्रांति 1966 में हमारी प्रारंभ हुई थी। और आप बताइए कि 1966 में कौन सी योजना चल रही थी? तो तीसरी योजना चल रही थी। ठीक है, बता दिया है मैंने, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ध्यान रखना है, अगर पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको योजना अवकाश दिया होगा। 1966 से लेके 69 तक 19 योजना अवकाश चलाता वही चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिका लिंग अनुपात में सुधार करना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को वित्तीय सहायता देना। तो आप सभी को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे और आपके एग्जाम में ये कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर देने वाले हैं। क्या भरोसा कि ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, है ना। नवजात शिशु की देखभाल के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो नवजात शिशु है उसकी देखने के लिए
जो योजना शुरू की गई थी उसका आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। ठीक है, ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? स्वतंत्र बनाना है। आंगनवाड़ी सेवाएं किस प्रकार मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? आंगनवाड़ी सेवाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय विकास निगम की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इस उद्देश्य जो की गई थी वो है आपका बालकों के समग्र विकास, यानी उन्हें सब तरह से विकास करना है, योजनाएं बनाना था। मतलब समग्र विकास शिशु क्या बना है? योजनाएं बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य के बेहतर देखभाल बनाने के लिए शुरू की गई थी? तो वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, ये पोषण अभियान तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि ये क्वेश्चन तो आपका आने ही वाला है, क्योंकि हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसमें तो है ही। ठीक है, तो पोषण अभियान को आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय पोषण अभियान को संचार योजना के तहत महिलाओं के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो संचार योजना के साथ महिला को डिजिटल शिक्षा, यानी जिसमें क्या है स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, संचार योजना का देश क्या है? स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सूचना उन्हें दी जाती है। महिला हेल्पलाइन योजना का उद्देश्य किसके तहत है? मतलब किस उद्देश्य के तहत बनाई गई है जो महिला हेल्पलाइन योजना है? महिला को संकट की सहायता और जानकारी प्रदान करना में महिलाओं को जो संकट है उसमें सहायता प्रदान करना और जानकारी के लिए शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार का लाभ मिलता है? माताओं को चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता मिलती है। यानी इसके मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं को क्या दी जाती है? चिकित्सा सहायता भी दी जाती है, साथ में वित्तीय यानी कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है गर्भवती महिला के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी हैं जो भ्रूण के विकास में मदद करती हैं? तो फॉलिक एसिड है वो भ्रूण के विकास में मदद करती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी अतिरिक्त खानी चाहिए? तो 300 कैलोरी है वो अतिरिक्त खानी चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो शरीर में खून की कमी को रोकता है? तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और एनीमिया के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है हमें कि इसको 1947 तक उन्मूलन करना है, समाप्त करना है, और 19 जून को एनीमिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। याद रखिए आप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को किस समय में अतिरिक्त फॉलिक एसिड लेना शुरू करना चाहिए? तो गर्भधारण के पहले महीने से अतिरिक्त मात्रा में फॉलिक एसिड की गोलियां खाना कंपलसरी है। गर्भवती महिलाओं को किस आहार के लिए से कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिलती है? तो दूध, दही और पनीर से उसे कैल्शियम मिल जाता है जो बच्चे के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं को पानी की कितनी मात्रा पीनी चाहिए? तो पानी उसे सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास पानी है गर्भवती महिला को पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भवती महिला को अधिकतम किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो हल्का और पाचन में आसान भोजन को पोषण से भरपूर होना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए कौन सा मिनरल अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हड्डियों और दांतों के विकास में मदद करता है? तो वो क्या है आपका? कैल्शियम है। ठीक है, गर्भवती महिला को किस प्रकार का आहार और पोषण नहीं लेना चाहिए? तो अस्वस्थ और प्रोसेस्ड फूड है वो उसे नहीं खाना चाहिए, साथ में अल्कोहल भी उसको अवॉइड करना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? तो ये बिना पके हुए मांस और सी फूड से उसे बचना चाहिए गर्भवती महिला को। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश का सही तरीके से समझना और समझाना, ये प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो सुनना, यानी हम सुन पा रहे हैं कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। संप्रेषण में कौन से दो प्रकार हैं? मतलब जो कौन से दो प्रकार संप्रेषण में, लिखित और मौखिक दो प्रकार का संप्रेषण आपका होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का संप्रेषण सबसे अधिक प्रभावी है जब जानकारी को जल्द से जल्द और स्पष्ट रूप से समझना हो? तो मौखिक संप्रेषण है सबसे प्रभावी संप्रेषण है और जल्दी हमें प्राप्त होता है। संचार में बाधाओं का मतलब क्या है? संदेश का सही तरीके से भेजना और प्राप्त करने में कठिनाइयां होना, यानी ऑप्शन नंबर सी, संदेश को हम समझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से और उसे भेजने में हमें क्या कठिनाइयां हो रही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रभावी संप्रेषण की विशेषता है? तो हम प्रभावी संप्रेषण जब भी कर पाते हैं जब एक दूसरे से हमें रिस्पॉन्स मिले। केवल अपनी बात रखना है, दूसरों से ना सुनना, ये संप्रेषण में बाधा है, यानी प्रभावी संप्रेषण में क्या है? विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं की बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी वन वे कम्युनिकेशन संप्रेषण की अवधारणा में नहीं आता।
कौन सा संप्रेषण उपकरण एक संदेश को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है? तो माध्यम यानी मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, जो संदेश को, चाहे व्यक्ति तो व्यक्ति के बीच में माध्यम हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम भेज रहे हैं तो वो भी आपका मीडियम का काम करेगा। नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का क्या अर्थ है? संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, संदेश का अर्थ है वह सूचना और विचार जिसे संप्रेषित किया जाता है। क्या सूचना। नेक्स्ट क्या है? संप्रेषण में शब्दों का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि श्रोता और प्राप्तकर्ता के संदेश ठीक से समझ में आ सके, इसलिए शब्दों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संप्रेषण में शब्द हमारे असभ्य होंगे या अस्पष्ट होंगे तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करेंगे। कौन सा कार्य संप्रेषण को और अधिक प्रभावी बनाता है? तो ध्यान से सुनना और फिर उसका जवाब देना। इन संप्रेषण में प्रतिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रिया ने फीडबैक, आपने सूचना प्राप्त की, उसकी प्रतिक्रिया दी, तभी तो संप्रेषण पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार से हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियो जब तक आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते सारे, तो सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि सभी MCQs है वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे विद आंसर के साथ, ऑप्शंस के साथ, ताकि वो लोग एलिमिनेट कर सके कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। जिनका एग्ज़ाम आज है उन सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए।